नमस्कार। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज कारोबारी सत्र का दूसरा दिन यानी कि मंगलवार है और कारोबार जगत की खबरों के लिहाज से बहुत अहम दिन है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का वार किस तरह से मेक्सिको कनाडा के व्यापार पर असर डालेगा और जो घरेलू प्रोडक्शन है अमेरिका का उस पर क्या असर होगा और दुनिया भर के बाजार कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इस पर रहेगी हमारी खास नजर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 बजट उपरांत वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। एमएसएमई और कारोबारी सुगमता से जुड़े हैं ये तमाम वेबिनार। केंद्र सरकार ने लॉन्च किए ग्रीन फ्यूल से जुड़े 5 पायलट प्रोजेक्ट्स। परीक्षण के लिए बसों और ट्रकों के सहित 37 हाइड्रोजन फ्यूल वाले वाहनों का उपयोग। देश भर में 10 अलग अलग मार्गों पर चलेंगे ग्रीन फ्यूल व्हीकल। कनाडा और मेक्सिको पर आज लगेगा टैरिफ। ट्रंप ने कहा इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं। उत्तर अमेरिका में बढ़ा ट्रेड वॉर का खतरा। और सपाट दायरे के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। आज दूसरा दिन है। शुरुआती कारोबार में हमने देखा कि सेंसेक्स में करीब 300 अंकों का दबाव, 72,787 का लेवल। वहीं निफ्टी 110 अंकों के दबाव के साथ 22,009 पर कर रहा है कारोबार। तो ये तमाम खबरें जिन पर पैनी निगाह रहेगी आज आर्थिक जगत की, जिसमें सबसे अहम यह है कि बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या डिस्काउंट करके चल रहे हैं ट्रंप के टैरिफ के फैसले को लेकर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी के जो शुरुआती क्यूज थे वो क्या रहे। हालांकि दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी खुला था और अभी भी 22,109 का लेवल है। 149 अंकों का दबाव यहां देखा जा रहा है। सेंसेक्स के ओपनिंग काउंटर पर भी हमने देखा कि भले ही वो सपाट ओपनिंग रही हो, लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर खास तौर पर आईटी में दबाव हावी है। सेंसेक्स का ओपनिंग काउंटर देखते हैं एक बार। 72,787 का लेवल, 298 अंकों का दबाव यहां देखा जा रहा है। वहीं अगर निफ्टी का जिक्र किया जाए तो निफ्टी भी 22,000 के लेवल के आसपास, लेकिन 110 अंकों का दबाव यहां पर दिखाई दे रहा है। कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इस टैरिफ की वॉर में भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं? यहां पर जो रीढ़ माना जाता है फाइनेंशियल सेक्टर की, आप देख सकते हैं तमाम बैंकिंग काउंटर्स, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ने मोर्चा संभाला हुआ है। यहाँ 1% की बढ़त के साथ तमाम बैंकिंग काउंटर्स लीड करते हैं और खासतौर पर कि यूपीआई की तरफ से आपको लोन भी मिल सकता है और कई बैंक्स उसमें आगे आ रहे हैं। उसी वजह से तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में एक्शन है। कहाँ एक्शन नहीं है लेकिन मुनाफा वसूली हावी है, तो बाय ऑन डिप का कॉल है। देखिए, ट्रंप के टैरिफ की बात की और एचसीएल टेक करीबन 0.25% टूटता हुआ। दिग्गज काउंटर है, ब्लू चिप है, हैवी वेट है आईटी क्षेत्र का। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस। तो सीधी सी बात है कि खबरों के एक्शन के दम पर जो टैरिफ की खबर है उसके बाद आईटी सेक्टर दबाव में यहाँ नजर आ रहा है। तो आज पूरे दिन क्या रेंज बाउंड तरीके से कारोबार होता है, क्या बाजार बंद होते होते तक इसे डिस्काउंट कर लेंगे, ये हमें देखना होगा। और आइए अब बात करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो आज हम आपको नवरत्न कंपनीज के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो खबर है वो आपके साथ साझा करते हैं कि केंद्र सरकार ने आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को जो कंपनीज हैं उनको नवरत्न की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी है। पहले 24 कंपनी थी, अब 25 और 26 कंपनियां बन गई हैं ये दोनों, और अब 26 कंपनियां हैं जिन्हें हम नवरत्न मानते हैं। और पहले इन्हें मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था और इसी पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस उपलब्धि के लिए दोनों कंपनियों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। दोनों कंपनियों ने नवरत्न दर्जा पाने के लिए जो जरूरी शुद्ध लाभ है, नेटवर्थ है, यानी जो तमाम यार्डस्टिक्स हैं, मापदंड हैं, उन्हें पूरा किया। नवरत्न का दर्जा मिलने से दोनों कंपनियों को अब अधिक वित्तीय स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी मिलती है पैसे के खर्च को लेकर, जिसे अब सरकार की मंजूरी के बिना वो 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक का निवेश जो है ये दोनों कंपनीज कर सकती हैं। तो बड़ी बात, आईआरसीटीसी और
एफसी के लिए। ये रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है और वो आईआरसीटीसी है। लेकिन आखिरकार नवरत्न कंपनीज क्या होती हैं, ये दर्जा क्यों मिलता है, इसके अपने लाभ क्या हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स के जरिए। पहला और बहुत ही सिंपल सा इसका पॉइंट ये है कि नवरत्न का दर्जा मिलने का मतलब ये है कि आपके पास जो पैसा आता है, यानी वित्त, पैसा, पूंजी, कैपिटल, उसकी स्वायत्ता आपकी अपनी है। यानी यू आर ऑटोनॉमस टू डिसाइड कि आप कितना निवेश करना चाहते हैं। और ये ऑटोनॉमस जो बिहेवियर है ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके आगे के विकास से जुड़े हुए निर्णय हैं जो आप लेना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो अब आपको उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है, आपके पास वो राइट है। सरकार की मंजूरी के बिना, जैसे मैंने कहा, 1000 करोड़ रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट है अब वो मुमकिन है। लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है, कौन से फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का, उसके साथ मैनेजमेंट, और उसकी नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब भाई अगर वो कंपनी को हम नवरत्न मान रहे हैं, उसका नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार को ध्यान में रखते हुए किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। अब 3 ग्रुप्स हैं, उसको ऐसे समझते हैं, जिसमें कैटेगराइज की जाती हैं सरकारी कंपनियां। कैसे? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। यानी कि सबसे बड़ा जूल, उससे छोटा, और सबसे जो हम कह सकते हैं मिनिमाइज जूल। इसको इस लिहाज से हम समझते हैं। और अब इनकी निटिग्रिटीज पर आते हैं कि आखिरकार महारत्न जो कंपनीज होती हैं उनको क्यों महारत्न बोला जाता है। अब पिछले 3 साल, यानी अगर उन्होंने पिछले 3 सालों में उनका टर्नओवर, जो कंपनी है उसका टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा है, उसका औसत जो प्रॉफिट है वो 2500 करोड़ रुपए है, और उसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, यानी कंपनी ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही है, तो आपको महारत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। ये महारत्न कंपनी बनने के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट यार्डस्टिक्स आपके पास होने ही चाहिए। अब आते हैं नवरत्न कंपनी, जिसका जिक्र आईआरसीटीसी और हमने आईआरएफसी को इस उपाधि से अलंकृत किया गया। तो नवरत्न कंपनी में क्या होता है कि जो सबसे छोटी कंपनीज होती है, मिनी रत्न, ये उनका अपग्रेडेशन है, यानी कि एक क्लास आपको प्रमोट कर दिया गया और आपको ये दर्जा दिया गया है। अब इसमें क्या है कि आपकी नेटवर्थ जो है, जो आपकी इनकम है वो पॉजिटिव हो, और जो एमओयूज आपने पिछले 5 साल में साइन किए हैं उनमें आपके रिपोर्ट कार्ड में एक्सीलेंट या वेरी गुड की रेटिंग होनी चाहिए। और सबसे आखिर में आती हैं मिनी रत्न कंपनी, सबसे छोटी कंपनियां हैं। उनके लिए अब क्या है, उनके लिए 3 सालों तक करीबन 30 करोड़ से ज्यादा अधिक प्रॉफिट दर्ज अगर आपने किया है तो आपको ये टैग मिल सकता है। यानी इस लाभ के साथ आप ऑटोनॉमस हैं अपने वित्तीय फैसले लेने के लिए, वो निर्णय जो आपकी कंपनी को युगांतकारी बदलावों की तरफ लेके जाएंगे, सकारात्मक पहल पर आपको पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जो पॉइंट्स को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़ेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ पर हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपने कहा था कि हम इस पूरे मुद्दे पर कि नवरत्न कंपनीज की ये चमक कैसे असरदार साबित होती है, इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जया वर्मा सिन्हा जी पूर्व अध्यक्षा हैं रेलवे बोर्ड की। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। पहला सवाल यही है कि आईआरएफसी और आईआरसीटीसी को अब ये 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है, कितना बड़ा युगांतकारी फैसला आप मानती हैं इसे रेलवे के इतिहास में?
भारतीय रेलवे में 7 कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड है और अब ये सातों की सात जो हैं वो नवरत्न हो गई हैं और ये कॉनकॉर जो है वो सबसे पहले 2014 में नवरत्न बनी। उसके बाद पिछले 2 साल में बाकी 6 कंपनीज जो हैं उनको भी नवरत्न का स्टेटस मिल गया है। और जो अभी कल की बात है वो आईआरसीटीसी और आईआरएफसी की है। और जैसा अभी आपने डिस्कस किया कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है इन कंपनीज के लिए और भारतीय रेलवे के लिए भी और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि ये कंपनीज जो है इनकी नवरत्न बनने से इनकी कॉम्पिटिटिव एज ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत बढ़ जाती है। और आईआरसीटीसी जो है वो अपना बिजनेस कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है और उसके ग्लोबल एस्पिरेशंस भी हैं। इंडियन रेलवेज के थ्रू भी बहुत सारे उसके एडवांस प्लान्स हैं। तो वो सब करने में अब उनको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट तो वो अपने लेवल पे ही कर सकते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट सैंक्शन और ग्लोबल कंपनीज के साथ भी टाई अप्स कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में उनको जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है वो उनके पास रहे एंड दे विल बी लाइक किसी भी बिजनेस के साथ वो compete कर सकते हैं विद दैट काइंड ऑफ एन एडवांटेज। तो इंडियन इकोनॉमी को इससे बहुत बड़ी फ्लिप मिलती है जब हमारी कंपनीज नवरत्न बन जाती हैं और वो ग्लोबल मार्केट में उनकी स्टैंडिंग जो है वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है। जया जी, क्योंकि हम यहाँ पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये जो ऑटोनॉमिक स्ट्रक्चर है या फिर ये जो पैसे खर्च की आज़ादी है, ये कितना ज़्यादा आपको मदद करती है? क्योंकि हम जानते हैं कि रेलवेज़ अपने आप में प्रॉफिट कमाने का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है सरकार के लिए, उस लिहाज से। देखिए रेलवे के अपना जो कोर बिजनेस है जहां तक लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट देना वो उसको इट इज नॉट ट्रीटेड लाइक अ कमर्शियल एंटरप्राइज। दैट इज अ सर्विस दैट इंडियन रेलवेज कमिटेड है देश को देने के लिए। लेकिन ये जो कंपनीज हैं ये हमारे प्रॉफिट सेंटर्स हैं। इनके थ्रू जो बिजनेस हैं दूसरे तरह के और जैसे आईआरसीटीसी का हॉस्पिटैलिटी का बहुत बड़ा बिजनेस है एंड सो उस तरफ वो एक्सपैंड करते हैं और उनको उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है कि वो उस मार्केट में हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती रहे और बढ़ती रहे। उनको बड़े बड़े टाई अप्स करने की जरूरत होती है बिगर हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स और उनको जिस तरह की सर्विस और एक्सपेंशन की आवश्यकता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसमें एजिलिटी चाहिए और उसमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत होती है टू रिएक्ट टू द मार्केट डिमांड्स। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी जब कंपनी को मिल जाती है तो उसकी ऑब्वियसली उसकी जो बिजनेस कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है एंड नवरत्न का जो स्टैम्प भी लग जाता है उससे उसकी ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ जाती है और जिस भी तरह के ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट में दे हैव अ बेटर चांस ऑफ स्टैंडिंग एंड गेनिंग मोर बिजनेस। सो व्हाट आई फील इज़ जो आपने इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ रखा कि जिस निवेश की हम बात करते हैं और ख़ास तौर पर रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत अहम रोल है जब हम कई ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो कायाकल्प के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे रेलवे स्टेशंस हो या रेलवेज़ को एक अलग गति देने की बात हो, उस लिहाज से भी ये फैसला बहुत अहम है। बहुत अहम है क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेलवे इज अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या सर्विसेज की या क्वालिटी ऑफ सर्विस की, हर जगह जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रगति हो रही है और बहुत ज़्यादा उस पर गवर्नमेंट का फोकस है। ये फोकस अटेंशन का ही नतीजा है कि इसकी वजह से ये जो कंपनीज हैं ये भी प्रॉप अप हो रही हैं एंड दे आर गोइंग टू हेल्प इन एक्सपैंडिंग द आउटरीच एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन रेलवेज एज अ होल। और अगर हम सिर्फ आईआरसीटीसी की ही बात करें तो आईआरसीटीसी के ऊपर सारी गाड़ियों में केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है और उनके साथ उनको बेटर सर्विस देने की आवश्यकता है, इसलिए वो बड़े बड़े कंपनीज के साथ टाई अप कर रहे हैं जिससे कि बेहतर सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी ट्रेन पर प्रोवाइड हो सके। और इस नवरत्न के स्टेटस से, क्योंकि ग्लोबल प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं, डोंट यू थिंक कि इस वजह से कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की साख खास तौर पर रेलवे के लिहाज से बहुत बड़ा नेटवर्क है, आबादी का अगर हम आकलन देखें तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में इसी उपलब्धि को दर्शाता है? जी बिल्कुल।
ग्लोबल सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो भारतीय रेल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स, और अगर आप देखेंगे तो हम 2 करोड़ से ज़्यादा यात्री एक दिन में कैरी करते हैं, और उनको उस तरह की सुविधा देना और इंश्योर करना कि उनकी जो यात्रा है वो सुखद रहे और अच्छी तरह से हो जाए कंप्लीट, उसमें आईआरसीटीसी जैसी कंपनीज की बहुत बड़ी भूमिका है, और भारतीय रेलवे की अपनी जो जी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल ट्रेन्स, इन टर्म्स ऑफ एडिशनल ट्रैक्स, और हमें अपनी कैपेसिटी जो एनहांस करनी है हमारी जी जो रिक्वायरमेंट है उससे मिलने की। और बहुत आखिर में ये सवाल आपसे जया जी कि जब हम पब्लिक इंटरप्राइजेस को सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें जॉइंट वेंचर्स हों, एमओयू साइन हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, उस लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट विल गिव देम फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्लोर द मार्केट, एक्सप्लोड द मार्केट एंड tie up with all those people who are beneficial for enhancing their business and taking the Indian economy forward. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जया जी, नाविस शो पर आई, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए, और जिस सरपट तरीके से भारतीय रेल दौड़ रहा है, इन 2 कंपनीज को नवरत्न का जो दर्जा दिया गया है, सीटी मारते हुए बहुत आगे पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, इस मंच पर जुड़ने के लिए। तो जो ये 2 कंपनीज हैं, उनको ये जो नवरत्न का दर्जा दिया गया, अब इसके साथ 7 कंपनीज हो गई हैं इंडियन रेलवेज की, तो आप समझ सकते हैं जिस बेहतर तकनीक, सुरक्षा, शुचिता, संरक्षा की बात करते हैं हम रेलवेज के साथ, और स्पीड सबसे इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर कई फैसले लेने में अब गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, और ये फैसले वो कंपनीज खुद ले सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 पोस्ट बजट वेबिनार्स में हिस्सा लेने वाले हैं। अब ये वेबिनार्स कौन से हैं? ये हैं एमएसएमई विकास का इंजन, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन के साथ विनियामक निवेश और व्यापार करने में आसानी संबंधी सुधारों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर वो कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये वेबिनार सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों को देश के उद्योग, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेंगे। ये चर्चाएं बजट का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, उनकी नीतियों के क्रियान्वयन के निवेश के साथ साथ क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, यानी उसको समझने के लिए भी किए जा रहे हैं। और अब बात एमएसएमई सेक्टर की है। एमएसएमई मंत्रालय भारतीय जो लघु सूक्ष्म उद्योग है उसे ग्लोबल लेवल पर ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब आने वाले दिनों में से लेकर कई बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। केंद्र सरकार एमएसएमई को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना चाहती है ताकि निर्यात में उनकी भागीदारी बढ़े। इसे ध्यान में रखते हुए इन दिनों एमएसएमई खासकर मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। पिछले महीने पेश बजट में एमएसएमई को वैश्विक सप्लाई चेन बनाने की घोषणा की गई थी। भारतीय जीडीपी में एमएसएमई का योगदान लगभग 30% है। नीति आयोग एमएसएमई सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर पूरा सर्वे कराया जा रहा है और ये भी समझने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय एमएसएमई में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी वैश्विक स्तर के अनुरूप है या नहीं। इस महीने के आखिर तक एमएसएमई को यूपीआई में कर्ज लेने की शुरुआत भी हो सकती है और मुख्य रूप से जो माइक्रो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें ये सुविधा होगी। यूपीआई से कर्ज लेने के लिए एक अलग पोर्टल भी तैयार किया गया है और सभी बैंक यूपीआई के माध्यम से अब लोन देने की तैयारी को लेकर अपने फ्रेमवर्क को तैयार कर रहे हैं। सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत परीक्षण के लिए हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाहनों का उपयोग करने को लेकर 5 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए। अब देश भर में पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत परीक्षण के लिए बसों, ट्रकों सहित 37 हाइड्रोजन फ्यूल वाले वाहनों का उपयोग किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने यह बताया कि ये वाहन देश भर में 10 अलग अलग मार्गों पर चलेंगे। ये प्रोजेक्ट्स टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, ANIRT, अशोक लेलैंड, HPCL, BPCL और OICL जैसी जो प्रमुख कंपनियां हैं उन्हें दिए गए हैं। और इससे पहले मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन आधारित जो वाहन हैं, मार्ग हैं और हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशंस के लिए प्रस्तावों को आमंत्रित किया। अब गहन और विस्तृत जांच के बाद कुल 37 वाहनों और 9 हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन से जुड़े 5 पायलट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इन प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार लगभग 208 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता करेगी। मिशन का एक उद्देश्य पायलट आधार पर चरणबद्ध तरीके से बसों और ट्रकों में
ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन उपयोग को बढ़ावा देना है। बात पीएलआई स्कीम्स को लेकर। देश का विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली दूरदर्शी नीतियों के चलते एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है और इस बदलाव का मुख्य आधार है प्रोडक्शन यानी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे हम पीएलआई बोलते हैं, जो औद्योगिक विकास, दक्षता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली सरकार की प्रमुख पहल है। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के उद्देश्य से 2025-26 के लिए पीएलआई योजना के तहत प्रमुख क्षेत्रों के बजट आवंटन में इजाफा किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए बजट आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष के 5,777 करोड़ रुपए की तुलना में अगर हम 25-26 का आकलन माने तो 9,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स का बजट 340 करोड़ से बढ़ाकर 2,818 करोड़ किया गया। वहीं कपड़ा क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही बढ़ावा देखने को मिला, जिसमें आवंटन 45 करोड़ से बढ़ाकर 1,148 करोड़ रुपए किया गया। अगस्त 2024 तक इस योजना के तहत निवेश में करीबन 1.46 लाख करोड़ रुपए तक इसे पहुंचाया गया और अगले वर्ष भी इसे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक पार जाने की संभावना है। अब इसमें 12 लाख करोड़ से ज्यादा के उत्पादन और 9.5 लाख नौकरियां सृजित करने का भी अनुमान जताया गया है और जल्द ही रोजगार सृजन का ये आंकड़ा 12 लाख तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। देश में महिलाएं कारोबार और अन्य जरूरतों के लिए तेजी से कर्ज ले रही हैं। नीति आयोग के मुताबिक व्यावसायिक जो ऋण है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 14% बढ़ी। उधारकर्ताओं से बिल्डर्स तक भारत के वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका, जो ये रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं, ये उत्साहवर्धक है। नीति आयोग के मुताबिक 2019 से 2024 तक व्यावसायिक ऋण में महिलाओं की हिस्सेदारी 14%, गोल्ड लोन में 6% बढ़ी है। दिसंबर 2024 तक कुल जो हमारा बिजनेस लोन है उसमें जो उधारकर्ता हैं महिलाओं की हिस्सेदारी 35% पहुंची। अब इनमें छोटे शहर हों या फिर ग्रामीण इलाके, वहां पर ये हिस्सा 60% का रहा है। और एक बहुत बड़ा कंप्लायंस का रीज़न भी है कि भाई जो महिलाएं जब ऋण लेती हैं तो उनका कंप्लायंस जो रेट है वो भी अच्छे लेवल्स पर है। और अब बात ट्रंप के टैरिफ से जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि आज से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रंप के ऐलान के बाद अब जो नॉर्थ अमेरिका है वो ट्रेड वॉर के खतरे से उसका गुजरना, इसका अनुमान जताया जा रहा है। और ट्रंप के बयान के बाद हमने कल देखा कि अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम से आकर गिरे, गिरावट देखी गई। फ्यूचर्स भी जो हैं, डाउ फ्यूचर्स, S&P 500 और नास्डैक, वो भी गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रंप के बयान के बाद मेक्सिको की मुद्रा पेसो और कैनेडियाई डॉलर दोनों में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि इन देशों को जो इम्पोर्ट ड्यूटी है यानी आयात शुल्क है उसका सामना करना होगा, जिससे कि वो अपने कार प्लांट्स, अन्य वस्तुएं अमेरिका में ही बनाएं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाने वाले देशों पर समान शुल्क 2 अप्रैल से लागू होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका अपनी दक्षिणी और उत्तरी पड़ोसियों से सालाना 900 अरब डॉलर का अधिक जो है उस इतने मूल्य का इंपोर्ट करता है और अत्यधिक एकीकृत उत्तरी अमेरिका अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर झटका होगा। इससे बड़ी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, टैरिफ यानी वो जो आयात लगाया जाता है। मान लीजिए अगर अमेरिकी कंपनीज यहाँ पर 10 लाख कार भेजती हैं, उस पर 20% का अगर टैरिफ लगता है तो वो 10 लाख की कार आपको 12.5 लाख में मिलेगी। अब इसकी वजह क्या है कि घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ट्रंप की मजबूरी है और उस घरेलू प्रोडक्शन से आपका सीधे से रेवेन्यू जुड़ा है। भाई आपके पास रेवेन्यू आएगा तभी तो आप उस पैसे को द अमेरिका विच यू वांट टू मेक ग्रेट अगेन उस पर लगा पाएंगे। तो खैर अभी खबरों के दम पर बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं और अलग अलग देशों से अब क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये आज दिन भर हम देखेंगे। फिलहाल इकोनॉमी टुडे में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मुझे तब तक दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 10 मेरी सही विशाला के साथ। नमस्कार।